हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रेरी की एग्जाम के लिए मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो प्लीज फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। मतलब हमें सवाल में यह दिया गया है कि एक रेलगाड़ी है एक रेलगाड़ी मतलब 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की क्या हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, मतलब एक रेलगाड़ी जो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब मान लेते हैं हम ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है 180 मीटर है, और इसको पार करने में समय कितना लेती है रेलगाड़ी? समय जो है वो है 15 सेकंड लेती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म और एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लेती है 20 सेकेंड। तो हमें रेलगाड़ी की क्या लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम एक रेलगाड़ी को x मीटर मान लेते हैं ये रेलगाड़ी है, और इसकी जो लंबाई है वो है x मीटर है। ये हो गई एक ट्रेन, ठीक है। इसकी लंबाई हमने क्या मान ली x मीटर। अब ये यहाँ से जब चलेगी तो यहाँ पर जब इसका एंडिंग पॉइंट होगा तब क्या होगा, ये पहले प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब ये पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पर होगा, तब ये इस पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है x मीटर है। तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी उसका क्या होगा, योग हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे पुल हो चाहे अन्य रेलगाड़ी हो, किसी को भी पार करती है तो दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों की लंबाई का योग, मतलब x प्लस 180 x प्लस 180 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इस प्लेटफॉर्म को पार करने के बाद इस प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। तो यहाँ पर जब इसका एंडिंग पॉइंट होगा तभी ये पार होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, मतलब डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, टोटल x प्लस 300 मीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये पता चल चुका है कि हमारे पास दूरी है और समय है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट दूरी क्या दे रखी है, x प्लस 180, और डिवाइड में क्या आता है, समय आता है 15 सेकेंड। दोनों चालें क्या होगी, आपस में बराबर होगी। यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 300 डिवाइड में 20 सेकेंड। बस यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और जो x की वैल्यू होगी वही क्या आएगा, हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो डिवाइड में है तो क्या 5 से 3 बार और 5 से 4 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना होगा, 4x प्लस 4 का मल्टीप्लाई 18 में तो कितना होगा, 72, और ये 0 एक एक्स्ट्रा उसके साथ बराबर 3 का मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 300 में तो कितना होगा, 900। अब यहाँ पर x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना होगा 3x माइनस 4x, तो कितना होगा x बराबर, ये इधर आके माइनस में होगा तो कितना होगा 180 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 180 मीटर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 180 मीटर जो है वो रेलगाड़ी की लंबाई है। ये तो हो गया एक x का तरीका। अब अगर हम इसको विदाउट x से करना चाहें तो किस टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 180 मीटर, और सेकेंड की क्या है, 300 मीटर, ठीक है। उसके बाद पहले प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, मतलब कितने सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में, और दूसरे वाले को कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जितने समय में जितने प्लेटफॉर्म को पार कर रही है वो ही इस हिसाब से लिखना, मतलब 20 को आगे 15 को पीछे, मतलब इस टाइप से मत लिखना। अब यहाँ पर जो है मतलब सबसे पहले एक रेलगाड़ी है 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। कितना होगा, 15 माइनस 20 कितना होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, सबसे पहले इन दोनों का कर लेते हैं। तो 15 का मल्टीप्लाई मतलब 15 सेकंड दे रखा है, 15 सेकंड और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 तिया 45,
और डबल जीरो साथ में, ताकि 2 जीरो भी है साथ में। इधर 18 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा 36 और डबल जीरो, ताकि 1 और 1 2 जीरो, इन दोनों का भी डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर कितना आएगा, दोनों को घटा लो, कितना होगा 900 आएगा। ठीक है, ये जो 900 आया है इसको सिर्फ 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 5 एकम 5, बचेंगे कितने 4, 5 छोड़ तो 40 और 0। तो यहाँ से भी क्या आएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी, 180 मीटर। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो 180 मीटर जो है वो रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब सॉरी प्लेटफॉर्म की नहीं, रेलगाड़ी की लंबाई आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का क्या हो, लाभ हो। ठीक है, मतलब एक वस्तु है उसको अगर 480 रुपये में बेचते हैं, मतलब गिवन क्या है, सबसे पहले सेलिंग प्राइस क्या है, 480 रुपये में बेचते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर हमें 20% का क्या होता है, लॉस होता है। ये 20% का क्या हो रहा है, लॉस, हानि मतलब। ठीक है, ये परसेंटेज का साइन है। उसके बाद तो उसे कितने में बेचा जाए, मतलब कितने में उसे बेचा जाए कि 30% का लाभ हो, मतलब क्या हो, 30% का प्रॉफिट मतलब प्लस। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, 30% का लाभ होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद जब भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे अगर सेलिंग प्राइस तब जब भी हमें ज्ञात करनी हो तो लाभ या हानि परसेंट हमेशा अंश में, अंश मतलब क्या, जैसे मान लो x/y है तो यहाँ पर अंश में लिखा जाता है। ठीक है, और जब क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना होना तो लाभ या हानि परसेंट हर में लिखना पड़ता है। लेकिन फिलहाल हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, तो लाभ या हानि परसेंट कहाँ लिखना पड़ेगा, ऊपर। जो ज्ञात करना है वो वाला है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो कितने रुपए में बेचिए कि 30% का लाभ हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये वाली कंडीशन ज्ञात करनी है कि 30% का लाभ हो, तो निकालना है क्या, सेलिंग प्राइस। और लाभ होना जब भी तो आपको क्या करना है, 100 में जोड़ के लिखना है। तो यहाँ पर कितना होगा 130। उसके बाद डिवाइड में क्या करना है, 100% करना। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, हानि है तो 100 में से माइनस कर लो। अगर यहाँ पर हानि नहीं होती तो डायरेक्ट 100 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 20% की हानि है तो कितना होगा, डिवाइड में 80 और मल्टीप्लाई 480 रुपये। बस यहाँ पे इसको सोल्व करना है। तो यहाँ से सिंपली हमारे पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 10 से 10, उसके बाद 8 से कितनी बार होगा, 8 छंग 48। अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना होगा, 13 छंग 78, तो कितना होगा 780 रुपीज़ में, मतलब 780 रुपये में बेचनी पड़ेगी, तब जाके 30% का लाभ होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 आदमी और 6 लड़के मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 लड़के मिलकर उसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो 10 लड़के मिलकर उसी काम को करने में कितना समय लेंगे। मतलब ये सब हमें सवाल में दिया हुआ। सबसे पहले हमें सवाल में जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, 4 आदमी और 6 लड़के, मतलब 4 मेल प्लस 6 बॉयज़ मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या दी, जबकि 3 आदमी मतलब 3 मेल प्लस 7 बॉयज़ मिलकर उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो 10 लड़के मिलकर मतलब 10 बॉयज़ मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमें यहाँ पर सवाल में कंडीशन दी हुई है। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए एक शॉर्ट तरीका तो ये होता है कि सबसे पहले जो यहाँ पर 8 है इसका मल्टीप्लाई 4 में करो, कितना होगा 8 4 32 और 32m। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई फिर 6 में करो, मतलब दोनों इक्वेशन में करना है। तो कितना होगा 8 छंग 48 और b, साथ में b जुड़ा हुआ है ना ताकि b है। उसके बाद नेक्स्ट में भी यही करना है, 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा 30 आदमी, और इधर 10 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना होगा 70 भी। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, मतलब 30 माइनस 32 तो कितना होगा 2 मेल बराबर। अब इन दोनों का तो 48 में से अगर मैं 70 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 22 भी। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो एक आदमी बराबर कितना हो जाएंगे 11 लड़के, मतलब 1 मेल बराबर 11 बॉयज़। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब या तो ये करो कि इस वाली इक्वेशन को लेके सोल्व कर लो या सेकंड वाली को लेके, जो तुम्हें ठीक। चलो फर्स्ट वाली लेके कर लेते हैं, मतलब 4 मेल प्लस 6b इज इक्वल टू 8 डेज में करते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या है 10 मतलब 10 लड़के मिलकर उस काम को 3 दिन में करेंगे।
तो मैं यहाँ पर जो है 4 मेल की जगह इसको सबको लड़के में चेंज कर देता हूँ, तो 1 मेल बराबर है 11 लड़के, तो 4 मेल बराबर कितने हो जाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर लो तो 44 लड़के। तो मैं अगर यहाँ पर 4 मेल की जगह क्या लिख दूँ, मतलब मेल की जगह 44 लड़के, तो 44B प्लस 6B बराबर 8 दिन में करते हैं। तो इन दोनों का योग कितना होगा, 44 प्लस 6, तो 50 लड़के किसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो 10 लड़के उसी काम को इतने दिन में करेंगे। आप आसानी से याद कर सकते हैं, मजदूर कार्य दिवस ये होता है मजदूर कार्य और दिवस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि 50 लड़के 50B किसी काम को बॉयज एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 10 लड़के 10 बॉयज उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखो एक तरीका तो ये होता है यहाँ पर कि हम x मान दें, ठीक है, x मानेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इस टाइप से। और एक तरीका ये होता है जब कार्य इक्वल हो, मतलब सेम हो, जैसे यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो जब भी कार्य सेम होना तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा डायरेक्ट डिवाइड करो। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 0 से 1 0, 5 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना होगा, 40 दिन में। तो मतलब 10 लड़के मिलकर उसी काम को इतने दिन में करेंगे, 40 दिन में। एक तरीका तो ये होता है। और अगर आपको ये वाला तरीका समझ में नहीं आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई 1 में और x में करेंगे तो कितना होगा, 10x इज इक्वल टू 50 का मल्टीप्लाई 1 में और यहाँ पर 8 में, तो कितना होगा, 50 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1, तो 1 0 से 1 0, तो x बराबर कितना होगा, 40 दिन में। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपको जो ठीक लगे उससे आप कर सकते हो। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदकर 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेच दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। मतलब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि लाभ है या हानि है। तो सबसे पहले हमें सवाल में क्या दिया हुआ है कि 10 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदता है, वो 12 वस्तुएं। तो 10 रुपये में 12 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपये में कितनी बेचता है, 5 वस्तुएं। मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, 6 रुपये में जो है 5 वस्तुएं बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब हमें यह नहीं पता है कि क्वेश्चंस पे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ज्ञात करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं कि दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मतलब 5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना होगा, 50 रुपये, और 12 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना होगा, 72, 12 छंग 72। ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस। मतलब CP हमारे पास है 50 रुपीज़, सेलिंग प्राइस जो है वो है 72 रुपीज़। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कॉस्ट प्राइस मतलब 50 रुपये में खरीदा है और 72 रुपये में बेचा है। मतलब क्या लाभ हुआ है, मतलब कोई वस्तु अगर आपने 50 रुपये में खरीद के अगर 72 रुपये में बेची है तो सिंपली लाभ हो रहा है। लेकिन लाभ प्रॉफिट कितना हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर, 22 रुपीज़, ताकि 50 माइनस 72 कितना होगा, 22 रुपीज़। लेकिन अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में बताना है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट ऊपर, तो कितना होगा 22, और डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ पर जो डिवाइड में आता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है। मतलब लाभ या हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, कॉस्ट प्राइस CP पर। तो CP कितना है 50, और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100। बस इसको यहाँ से सिंपली सोल्व करना है। तो 50 से 2 बार और 22 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 44% का क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो 44 होगा। तो 44% का लाभ होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A की आय B से 20% ज़्यादा है तो B की आय A से कितने प्रतिशत कम होगी। मतलब ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो व्यापम में बहुत बार पूछे गए। तो प्लीज़ आप मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको अच्छी तरीके से एक बार समझ लीजिए। मतलब सबसे पहले क्या बोला यहाँ पर, A की आय जो है वो B की आय से कितनी ज़्यादा है, A की आय जो है वो B की आय से 20% ज़्यादा है। मतलब A की आय जो है वो B पर डिपेंड है। अगर मैं B को 100 मान लूँ तो A कितना हो जाएगा, 120। तो B की आय A से कितने प्रतिशत कम है। देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो B की आय कम है, ताकि A की 120 है और B की कितनी है, 100 है। मतलब कितनी कम है, 20 जो है वो कम है। लेकिन अभी हमें यहाँ पर क्या परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए सबसे पहले I कितनी कम है, 20, और जो डिवाइड में रखते हैं वैल्यू वो नई वाली वैल्यू, जैसे पहले हमने 100 माना था और अभी नई कितनी हो गई है, 120। तो डिवाइड में 120 और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100। इसको यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो 0 से 0, उसके बाद 2 से 6 बार, और 2 से फिर 50 बार, और 2 से 3 बार। मतलब कितना आएगा
50/3। तो यहाँ से 50/3% सही है, लेकिन अगर इसको हम और तोड़ते हैं तो कितना होगा, 16 सही 2/3%, मतलब 16 का मल्टीप्लाई 3 में 48, 48 और 2 कितना होगा 50, मतलब 16 सही 2/3% इज राइट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।